नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज। इस समय की बड़ी न्यूज रोहतक से है। बीजेपी के हिसार लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह ने दिल्ली के चारों ओर की गई बैरिकेड्स पर उठाया सवाल। बृजेंद्र सिंह ने कहा, किसान 250 किलोमीटर है तो दिल्ली के आने जाने वाले रास्ते सील क्यों किए, यह समझ से परे। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी कहा, पिछला आंदोलन अब का आंदोलन में फर्क है। सरकार द्वारा बॉर्डर सील कर कीले लगाना और पेलेट्स बुल चलाए जाने किसानों पर बोले, मैं इसका निजी रूप से पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन सरकार को लगता है कि हालत बिगड़ सकते, कंट्रोल के लिए कदम उठाया जाता है। अब न्यूज विस्तार से। बीजेपी के हिसार लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह ने किसानों की एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर अपना पक्ष रखा है। बृजेंद्र सिंह आज रोहतक में मेरी आवाज सुनो के तहत चौधरी बीरेंद्र सिंह द्वारा गठित गैर राजनीतिक संगठन द्वारा कृषि में आर्थिक सुधार आधारित एक सेमिनार में भाग लेने पहुंचे थे। सेमिनार खत्म होने के बाद मीडिया से बात की। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि पहले जो आंदोलन हुआ पहले और अब में फर्क है। पहले का आंदोलन 3 कृषि कानून लाए जाने पर किसानों में एक शंका और भ्रांति हो गई थी, उसमें उनकी राय नहीं ली गई, उनकी जमीन जा सकती है, जिसके कारण उस समय की स्थिति विस्फोटक हुई। मगर इस समय जो आंदोलन है वह उसके दूसरी मांगों को लेकर, जिसमें मुख्य मुद्दा एमएसपी है। उस समय रहते 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे, अब भी समाधान सरकार निकाल लेगी। एमएसपी की मांग पर बोलते हुए कहा, यह आंदोलन हमारे सिवाय और कहीं नहीं हुआ। एमएसपी 5 दशकों से यहाँ के किसान लेते रहे हैं। उत्तर भारत में किसानों की यह समस्या है, जबकि दूसरे राज्यों के किसानों की समस्या अलग है, उनकी मांगे अलग है। सरकार द्वारा रास्ते रोकना, कीले गाड़ना, रबड़ बुल चलाए जाने पर भी कहा कि मैं इसका निजी रूप के पक्षधर नहीं हूँ, मैं काफी समय तक प्रशासनिक अधिकारी भी रहा हूँ। सरकार को लगता है कानून व्यवस्था को बिगड़ने का कहीं रहता है तो इस तरह के कदम उठाया जा सकता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 250 किलोमीटर दूर किसान है तो दिल्ली के आने जाने वाले रास्ते सील क्यों किए हैं। दिल्ली के आने जाने वाले रास्ते ब्लॉक किए हुए मेरी समझ से कम परे है। बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं ज्वाइन करने पर बोले कि कोई मुख्यमंत्री रहे वे भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको लगता है कि बीजेपी लंबे स्थायी सरकार दे रही है, वे सत्ता के बैगर नहीं रह सके, इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा संगठन है और राष्ट्रवाद के कारण लोग बीजेपी को वोट भी दे रहे हैं। जांच एजेंसियों के दबाव में तो नहीं, जिस तरह के आरोप लगते हैं यह तो सत्ता में रहती है पार्टी उस हमेशा लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी सीबीआई के बारे में कही थी, पिंजरे में बंद तोता तरह के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। सांसद महोदय, आर्थिक सुधारों पर सेमिनार था, क्या लगता है कि जो भारत सरकार ये कह रही है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो क्या उस ओर देश जा रहा है? नहीं, देखिए, वो तो जो दिशा है वो बड़ी स्पष्ट है। हम अब 5वें स्थान पे तो आ ही चुके हैं और चौथा स्थान जो है वो तो मुझे लगता है शायद 1.5-2 वर्ष में ही हासिल हो जाएगा। तो उस नाते तीसरे स्थान तक अगले 5 साल में पहुंचना बड़ी एक व्यवहारिक सी बात है। कोई उसमें ऐसा एम्बिशन नहीं है जो बहुत दूर हो। हाँ, दूसरा और पहला नंबर जो है उसमें अंतर बहुत है, लेकिन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, हम बिल्कुल उस पथ पर अग्रसर हैं। अच्छा, सांसद महोदय, जिस तरह से पॉलिटिकल एम की अगर हम बात करें तो कहाँ रिफॉर्म में वो कहाँ आड़े आ रही है? नहीं, देखिए, रिफॉर्म जो है, जो मैंने कहा कि रिफॉर्म अलग अलग सेक्टर्स में आया, बैंकिंग में आया, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में आया, इंश्योरेंस में आया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आया। इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और फंडिंग में जो रिफॉर्म आया, तो करीब करीब हर जगह रिफॉर्म आया। लेकिन 2 क्षेत्र थे जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी और अभी भी है, एक लेबर लॉज में और एक कृषि के क्षेत्र में। लेबर में तो फिर भी 2-3 साल पहले जो वो सारे लेबर रिलेटेड लॉज को, इंडस्ट्रियल लॉज को इकट्ठा करके लेबर कोड बनाए गए 4, उनके अंदर कई बड़े बड़े बदलाव करके एक रिफॉर्म लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी लेबर और एग्रीकल्चर, अब यहाँ पे मतभेद ये है कि उस चीज को जो व्यक्ति कैपिटलिज्म के हिसाब से बात करता है वो उसको रिफॉर्म की संज्ञा देगा, लेकिन जो व्यक्ति सोशलिस्ट माइंड का है वो उसको रिफॉर्म मानेगा ही नहीं। वो तो ये मानेगा कि ये जो लेबर है उसको
इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ की कठपुतली बनाने का काम हो रहा है, उसका जो जीवन है उसको आप अनसर्टेनिटी उसके अंदर डालने लग रहे हो। क्योंकि हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे पास करीब करीब एक सोशलिस्ट व्यवस्था हमने अपनाई थी 47 के बाद से, तो जो हायर एंड फायर का जो कॉन्सेप्ट है जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में है, वो हमारे यहाँ उसको लागू करना या उसके बारे में बात भी करना कोई आसान चीज नहीं है। और हाँ, दूसरा कृषि जो है, ये जो पूरे रिफॉर्म्स जो आए हैं उसमें कृषि को स्पेसिफिकली कभी भी टारगेट ही नहीं किया गया था। उसके बारे में यह माना गया था कि शायद परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, कृषि को फायदा हो जाएगा, चाहे एग्रीकल्चर क्रेडिट के माध्यम से हो या हमारे अनाज का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, उसके हिसाब से हो। लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई। और खास तौर पे यदि मैं आपके सामने एक छोटा सा आंकड़ा रखूं कि जिस समय हम आजाद हुए थे उस समय के बाद के जो कुछ साल थे, जो 50 का दशक था, जो इन्वेस्टमेंट थी वो करीब करीब 1/4 थी कृषि के क्षेत्र में। उसके बाद वो 80-90 के दशक तक आते आते वो 8वां हिस्सा रह गई थी, करीब 12%, और अब वो करीब करीब 6% है। तो कृषि में, इसीलिए मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि हमारा फोकस सारा एमएसपी पे है, जबकि ज्यादा फोकस होना चाहिए कृषि में सुधार के लिए। जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, उसमें उसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट घटने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो हुई है, लोगों ने अपने ट्यूबवेल का इंतजाम किया है, मैकेनाइज करने के लिए ट्रैक्टर खरीदा है, उसके साथ और इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदे हैं, सरकार ने उसमें सब्सिडियां भी दी हैं। लेकिन जिस तरह का इन्वेस्टमेंट की दरकार है वो शायद नहीं हो रही। एक और आपको छोटी सी चीज बताऊं, छोटी नहीं बहुत बड़ी है, 47 लाख करोड़ का भी बजट है, उसके अंदर करीब करीब 6 लाख करोड़ की सब्सिडियां मानी जाती हैं, 6 लाख करोड़ की। और सब्सिडी का नाम लेते ही उसको इस तरह से दिखाया जाता है जैसे वो कृषि के लिए है। 2,12 करोड़ की जो सब्सिडी है वो फूड सब्सिडी है। फूड सब्सिडी का मतलब जो एफसीआई के माध्यम से जो मुफ्त अनाज जो पूरे देश में बट रहा है वो, और करीब 1,88,000 करोड़ सब्सिडी जो है वो फर्टिलाइजर्स पे। तो करीब करीब ये 4 लाख करोड़ की सब्सिडी है जो फार्मर को नहीं जा रही, कृषक जिसको हम कहते हैं। एक फूड सिक्योरिटी के लिए है, और फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में लोगों को बहुत गलतफहमी रहती है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी किसान को मिल रही है। वो किसान को नहीं मिलती, वो फर्टिलाइजर के जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर जो हैं फर्टिलाइजर के, उनको मिलती है। वो ठीक है कि उसके माध्यम से किसान को आगे फर्टिलाइजर सस्ता मिल सके, लेकिन सब्सिडी का जो भोग है वो जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है उसका है। तो ये कुछ चीजें हैं जो देखने की आवश्यकता है, और कृषि के क्षेत्र में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को दोबारा से उभारने की आवश्यकता है। अन्यथा बाकी जो इश्यूज हैं कृषि से संबंधित वो तो बहुत सारे हैं ही। फिर आप जिस तरह से पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में अक्सर ये जिक्र होता है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस चीज का जिक्र नहीं होता जहां 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज देश पे था। आज वही जो कर्ज है वो 205 लाख करोड़ का हो। नहीं, देखिए, मैं खैर उस बहस में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका सीधा सा जवाब तो आमतौर पर ये होता है कि ज्यादा कर्ज उसी अर्थव्यवस्था में इंटरनेशनल, खासतौर पर जो विदेशी लोग हैं, डालते हैं जहां पे उन्हें उसके रिटर्न की संभावना नजर आए। अब मैं एक और उदाहरण दूं आपको, जो 80 का दशक था, 80 के दशक में भी जो हमारी ग्रोथ थी वो 5% के आसपास की थी, और 90 का जो दशक था रिफॉर्म्स के बाद का, उसमें वो प्रगति दर जो थी वो 6.1% थी। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं था अगर हम आंकड़ों की बात करें। लेकिन जो 80 के दशक की जो ग्रोथ थी वो एक्सटर्नल डेट पे आधारित थी। आप पैसा लिए जा रहे हो बाहर से, और उसका नतीजा वो हुआ जो 1990-91 का क्राइसिस आया कि आपके पास आप पैसा तो लिए जा रहे थे लेकिन उससे इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं थी, जिस वजह से वो पैसा जब आपको वापस करने की बात आई तो आप करीब करीब कंगाली की हालत में थे, जिस वजह से आपको अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा। आज के दिन वैसी कोई स्थिति नहीं है। यदि मैं बात करूं सिर्फ बैलेंस की, ये फॉरेन एक्सचेंज का मतलब डॉलर्स, वो हमारी करीब 625 करोड़, सवा कितना हो गया, 675 बिलियन डॉलर, तो नहीं ज्यादा हो गया वो,
आंकड़ा में गड़बड़ा गया 6,75,000 करोड़ के आसपास का हमारा आज के दिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो वो स्थिति जो आप कह रहे हैं कि डेट के बढ़ने से जो उत्पन्न हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस डेट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो वो एक अलग स्तर की बात है। अच्छा सर, ये जो तनाव चल रहा है किसानों और सरकार के बीच में, इसका समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि आम जन देखिए, मेरा तो जब पहले वाला आंदोलन था तब भी मुझसे जब कभी भी पूछा गया, मैं यही कहता था कि इन चीज़ों का हल सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं जिन पे इसका असर पड़ता है उनसे बातचीत करके ही निकल सकता है। उस समय दुर्भाग्यवश हुआ ये था कि वो जो कानून लाए गए उस समय लोगों में ये एक भावना गई कि इसमें हमारी सहमति या रजामंदी नहीं थी। शायद हमारे से जिस तरीके से इस पर बातचीत होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पाई। जो सरकार की मंशा या मैसेज था वो नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से बहुत क्या बोलूं मैं, एक शंका की स्थिति किसान के मन में पैदा हो गई थी, खास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, जिससे उसको ये आभास हो गया था कि देर सवेर कहीं तेरी धरती ना जाती रहे। तो वो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो स्थिति जो थी इतनी विस्फोटक बन गई थी। खैर उसका सही समय पे वो वापस ले लिए गए तीनों कानून और वो स्थिति उस समय तो हट गई। लेकिन अब जो इश्यूज हैं उनमें और उस आंदोलन में फर्क ये है कि वो आंदोलन था उन 3 कानूनों के खिलाफ। ये अब जो आंदोलन है ये उस आंदोलन के समय जो और मुद्दे रखे गए थे साइड के, ये उनसे संबंधित है। हाँ, लेकिन एमएसपी का इसमें मेन मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल निकल जाएगा बातचीत से। जो प्रस्ताव रखा है सरकार के, जैसे 5 फसलें इस तरह की रखी गई और इस तरह की दालें और कपास इस तरह के, लेकिन जो किसान कह रहा है कि जो भूगोल की स्थिति देखें तो अलग अलग जो राज्यों में अलग अलग जो फसलें होती हैं तो तमाम जो फसलें हैं उसको लेकर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। वो जो खर्च है किसान का वो माफ। मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है कि ये आंदोलन हमारे अलावा और कहाँ हुआ? ये एमएसपी की सुविधा क्योंकि इस इलाके को करीब 5 दशकों से मिली है, इसलिए ये जो एक भावना आती है वो इस इलाके में ही ज्यादा है। बाकी देश में तो एमएसपी की तर्ज पे वो गए नहीं है। तो और चाहे पिछला आंदोलन था चाहे ये आंदोलन है, ये भी जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसी की उपज है और उन्हीं के जो इश्यूज हैं वही इसमें बेसिक फोकस में है। वो ठीक है कि देश से हो सकता है अलग अलग जगह से और जो किसान संस्थाएं हैं वो इनके समर्थन में आए, लेकिन उनके मुद्दे अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं। लेकिन किसान को जिस तरह से अब की बार रोका गया है, देखिए, उस निजी तौर पे मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं 20 साल प्रशासन में भी सेवाएं दी हैं, तो कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार का एक सर्वोपरि दायित्व है। तो यदि उसमें सरकार को लगता है कि स्थिति बेकाबू हो सकती है, यदि बिल्कुल खुले तरीके से छोड़ दिया, तो वो उनकी सोच है। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं पिछले जब से आंदोलन शुरू हुआ है शायद 5 या 6 बार दिल्ली से चाहे हिसार आया हूँ, चाहे रोहतक आया हूँ या और कहीं गया हूँ। दिल्ली क्यों बंद कर रखी है मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं वो तो दिल्ली से भी 250-300 किलोमीटर दूर है सारे के सारे। तो दिल्ली में मैं यहाँ तक भी समझ पाता कि आने का रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता भी बंद किया हुआ है। सारी जगह तो नहीं, लेकिन कुछ जगह। तो वो चीज मेरी समझ से कम परे है। महोदय, जो पश्चिम बंगाल का मामला संदेश खाली, ममता बनर्जी कहती हैं कि एक पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है, जबकि वहाँ के विटनेस जो वो कहते हैं कि वहाँ उनके साथ वाकया हुआ। और ये जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो टाइम है इलेक्शन का, ये इशू इसी टाइम से क्यों उठा? नहीं, देखिए, जहाँ भी इस तरह का संवेदनशील मुद्दा उठेगा तो अलग अलग जो प्लेयर्स हैं वो उसमें मैदान में तो आएंगे।
लेकिन मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि जहाँ पर महिलाओं की अस्मिता का सवाल हो, उसको इस प्रकार से इतना ज्यादा राजनीतिकरण उसका नहीं होना चाहिए। और मैं ये चीज इसलिए भी थोड़ा रोक के कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तथ्य नहीं पता। बंगाल हमारे से बहुत दूर है। टीएमसी के लीडर जो हम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वो हमारी जानकारी है। वो कितनी फिल्टर्ड है, कितने हर पक्ष की मिल पा रही है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। निजी तौर पे मुझे उस इंसिडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं। समय के ऊपर सवाल है सांसद महोदय, टीएमसी के लीडर के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, वो लेडीज का कहना है कि उनके साथ वर्षों से ऐसा हो रहा है। नहीं, ये टाइम चूज किया गया। नहीं, टाइम की बात नहीं है। वो तो यदि ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उसका फिर तो कोई समय है नहीं। उसी टाइम क्यों नहीं हुआ? वो तो मी टू मूवमेंट थी, लोग 20-20 साल बाद निकल के आए थे कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो वो तो उस विषय में मैं नहीं जाना चाहूंगा। सांसद महोदय, बहुत से कांग्रेसी सीनियर लीडर जो बहुत बड़े चेहरे थे वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उस पर क्या? बीजेपी कांग्रेस में होगी, कांग्रेस मुक्त के बजाय। नहीं, अब देखिए, अब पूर्व मुख्यमंत्री भी यदि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने लग रहे हैं तो इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। उनका विवेक क्या कहता है उनको वही दे पाएंगे। लेकिन बीजेपी ये तो स्वाभाविक सी चीज है कि आज के दिन सबसे बड़ी पार्टी ना होके बल्कि एक स्पष्ट सी चीज जो सबको दिख रही है कि आने वाले बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहेगी। तो कई नेता ऐसे होते हैं जो शायद सत्ता के बिना रह ही नहीं पाते और वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक सवाल और है, बीजेपी का लंबे समय तक रहने का मुख्य आधार क्या है? नहीं, वो तो एक लंबी बहस हो जाएगी। बहुत सी चीजें हैं। विपक्ष को तानाशाही कर रहा है। राष्ट्रवाद है, उसके बाद जो वेलफेयरिज्म है, जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, यूपी जैसी स्टेट में एक प्रकार की जो न्याय व्यवस्था चल रही है जो लोगों को पसंद आ रही है, यदि उन सब का मिश्रण होकर बीजेपी को वोट मिल रहा है तो इसको हम नकार नहीं सकते। और दूसरा, इन सारी चीजों को बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है जो बीजेपी का जो संगठन की जो मजबूती है और उसका जो व्यापक आधार है, उस वजह से है कि ये एक बहुत लंबा चलने वाली चीज है। इसमें एक पार्टी का सवाल ये है, जांच एजेंसियां तो नहीं है, जांच एजेंसियां तो देखिए, जांच एजेंसी पहले भी थी, आज भी। अगर आपको ध्यान हो, मेरे ख्याल से वो यूपीए की सरकार के टाइम में शायद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी थी केज्ड पैरट की, मतलब पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी गई थी शायद सीबीआई को। तो ये आरोप तो हमेशा जो सत्ता पक्ष होता है उसके ऊपर हमेशा लगता है, कोई नई चीज नहीं है। सांसद महोदय, 5 साल आपको अभी सांसद हो गए, उससे पहले आप प्रशासनिक अधिकारी थे, दोनों में क्या आपको बेहतर लगा? कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों का? 5 साल हो गए इस बात का जवाब देते थे। थैंक यू।